स्क्रीन पे लगानी है। आर वी ऑडिबल ना? Okay, good afternoon all. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. Good afternoon, sir. Good So afternoon. today we will start a bit of programming, and we will first see some basics, and let us see. So we are basically going to do C programming, right? C programming language. And first of all, tell me, who is the developer of C programming language? Dennis Ritchie. Dennis Ritchie. He developed this programming language at AT&T Bell Laboratories. He is the venue that he developed. And what is the category of the C programming language? As we know, we have low-level language, also called machine language. Then we have middle-level language, and then we have a high-level language. These are the three categories of languages: low-level language, middle-level language, and high-level language. So C is which type of language? High-level language. High-level language. Yes. This C, C++, Java, Python, all these are high-level languages. And what is low-level language or machine language, also called binary language? That works in the form of 0 or? Why we call it bi? Bi means 2. Bi means 2, which has two values, 0 or 1. So binary. Now, we generally say that a computer understands only binary language. Computer only understands which language? Binary language. Yeah, right. 0 and 1. But we are writing programs in. तो ये प्रॉब्लम नहीं है, एक बंदा हिंदी समझता है, मैं उससे फ्रेंच में बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? कंप्यूटर ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बट मैं प्रोग्राम इसमें लिख रहा हूँ। Why? Because अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखूं, दो नंबर्स को ऐड करना है तो कुछ ऐसे लिखूंगा, ऐड ए कॉमा बी, कि ए और बी को ऐड करना है। बट अगर मशीन लैंग्वेज में इसको लिखूं तो कोई बता सकता है क्या लिखा है? No. Sir, computer language. Yes, this basically a binary language, 0 or 1 की form. We cannot write even if we go to some extent, we can write a program in this language also. But this language is difficult to read, difficult to write. Hence, we have developed a language called. हमने ये लैंग्वेज में इसमें प्रोग्राम लिखना मुश्किल है, अगर एरर आ जाए तो निकालना मुश्किल है, उसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, इसलिए हमने एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढी जो उस लैंग्वेज के क्लोज है जो हम बोलते हैं। ऐसी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। हम हमेशा प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे और हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में करेगा कन्वर्ट और कंप्यूटर को समझाएगा कि यूजर ये करना चाहता है। जैसे सपोज देयर आर टू पर्सन्स, वन इज स्पीकिंग इंग्लिश एंड वन इज स्पीकिंग फ्रेंच। वो आपस में बात नहीं कर सकते बिकॉज वो एक दूसरे की लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करते। तो हमें क्या चाहिए होता है बीच में? ट्रांसलेटर। तो कंपाइलर भी तो ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। आप हाई लेवल में एक प्रोग्राम लिखोगे जो आपके लिए पढ़नी आसान है, आपके लिए लिखनी आसान है, आपके लिए मॉडिफाई करना आसान है, आपके लिए एरर डिबग करना आसान है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर कंप्यूटर के लिए कन्वर्ट करेगा उसकी लो लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। डिफरेंस क्लियर है? और तीसरी प्रोग्रामिंग हमारे पास है मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसको हम इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे हम ना हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते थे ना लो लेवल लैंग्वेज यूज करते थे। हम यूज करते थे मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं।
जैसे आप सी में लिखोगे ऐड करना है तो आप ऐसे लिखोगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करो और सी में डाल दो। बट अगर मैं इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज में लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा, ऐड सी कॉमा ए कॉमा बी, ए और बी को ऐड करो और सी में डालो। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इससे कम और हाई लेवल से ज्यादा है। जनरली हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बहुत कम यूज करते हैं बिकॉज इसके कंपाइलर अब अवेलेबल नहीं है। बट थिंग इज व्हाई डू वी राइट प्रोग्राम्स? हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? हम प्रोग्राम इसलिए लिखते हैं ताकि हम कंप्यूटर को समझा सकें कि हम उससे क्या टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में देखिए, मोबाइल फोन से लेके मशीन, आपकी वॉशिंग मशीन से लेके एयर कंडीशनर तक, हर एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। अगर प्रोग्रामिंग नहीं होती तो शायद कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम स्मार्ट लाइफ की बात करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हो। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है आप क्या चाहते हैं। लाइक सपोज इफ वी टेक अ सिंपल एग्जांपल, we take an example of suppose a washing machine. तो washing machine में you set a timer for 10 minutes and 10 minutes के लिए the tub starts rotating. Similarly, the ACs at your home, air conditioners. So what do? You set a power saving mode 25-degree temperature. We do it? Yes. तो क्या होता है, जैसे 20 डाउन होते होते रूम कूल होता है और जैसे 25 डिग्री अटेन होता है एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इन्होंने इफ कंडीशन पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा। तो आप आने वाले टाइम में इफ प्रोग्रामिंग कंडीशन पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में, तो वो यही है। आपके पास एक उस एसी के अंदर एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो टेम्परेचर रीड करता है कितना टेम्परेचर है और एसी को बताता है कितना टेम्परेचर है। और अंदर हमने कोड किया हुआ है कि अगर टेम्परेचर 25 से कम होता है या 25 होता है तो एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये सब चीजें प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। आपके फोन में जितने एप्स हैं, आप एंड्रॉइड की बात करते हैं, आईओएस की बात करते हैं, ये सब चीजें तब तक पॉसिबल हो ही नहीं पाती जब तक हमारे पास प्रोग्रामिंग नहीं। तो प्रोग्रामिंग इज बेसिकली द आर्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, एंड प्रोग्राम बेसिकली वी राइट in the form of some instructions in which we tell the computer what we want to perform. Is it clear? प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, क्लियर है? Yes, तो sir. छोटे छोटे चीजों के लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें हमें हैंडल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमारे पास होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम का नाम है sum.c। आप देखेंगे अभी, या आप C++ का कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं सी के प्रोग्राम ऐड करने के लिए जो आपके कंप्यूटर स्पेस टाइम में खुला हुआ है। तो जैसे ही मैं ये फाइल लिखूंगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को एडिट करते हैं, हम लिखते हैं कंपाइलर पे प्रोग्राम लिखते हैं। आपकी सबकी स्क्रीन पे जो कंपाइलर खुला है अभी आप लोग भी देखेंगे जो ऑनलाइन है। तो प्रोग्राम लिखने को हम क्या कहते हैं, एडिटिंग। एक बार प्रोग्राम लिख लिया तो हम प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। कंपाइल क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। क्योंकि प्रोग्राम लिखेंगे, अभी आप देखेंगे जब आप प्रोग्राम लिखते हैं आप उसको रन करते हैं, या अगर तो प्रोग्राम ठीक है तो चल जाएगा, नहीं तो वो बताएगा कि आपके प्रोग्राम में कुछ एरर्स है, तो एरर्स को ठीक करना पड़ता है। कंपाइल करने के बाद आपको करनी पड़ती ये स्टेजेस है बेसिकली, एडिटिंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग, देन लोडिंग एंड देन फाइनली एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटिव। तो पहले प्रोग्राम हम लिखते हैं, लिखने के बाद कंपाइल करते हैं। कंपाइल क्यों करते हैं, चेक करने के लिए कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। एंड अगर एक प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो उसके बाद क्या होती है, उसकी लिंकिंग। अब लिंकिंग क्या है, आपने कोड लिखा, कोड के ऊपर कुछ लाइब्रेरीज लगाई, या आपने सुना होगा studio.h, conio.h। तो लाइब्रेरीज को मेरे प्रोग्राम फाइल से लिंक करना होता है। लिंक करने के बाद अगर सक्सेसफुली लिंक हो गया तो उसके बाद प्रोग्राम को मेमोरी में क्या करना पड़ेगा, लोड। कोई भी चीज तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक वो मेमोरी में लोड ना हो। अब देखते हैं, गेम इज लोडिंग, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, विंडो इज लोडिंग। तो जब तक प्रोग्राम मेमोरी में लोड नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। और लोड होने के बाद फाइनली आपका प्रोग्राम क्या होता है, इज इट क्लियर? लिखना, एडिटिंग, देन कंपाइलिंग एरर निकालने के लिए,
लिंक करना उसको हेडर फाइल्स के साथ, लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, देन लोड करना मेमोरी में, एंड फाइनली एग्जीक्यूट करना, तब प्रोग्राम चलेगा इन सारी स्टेजेस से निकल के। बट उसके लिए होता क्या है, आपकी sum.c फाइल होती है और इसको आप क्या करते हैं, कंपाइल, और अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है और इसमें कोई एरर नहीं निकलता तो हमारे पास एक फाइल बनती है sum.object फाइल। ये हमारा वो मिडिल लेवल लैंग्वेज इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को जब हम लिंक करते हैं तो फाइनली हमारी फाइल बनती है sum.exe। तो आप एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है वाइवास में, इंटरव्यूज में, कि आपने प्रोग्राम लिखा था sum.c, .c का मतलब है कि सी का प्रोग्राम जब रन होगा तो और कौन कौन सी फाइल्स बनेंगी, आपको याद रखना है। एक बनेगी ऑब्जेक्ट फाइल, इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड इसका मतलब क्या होता है, मान लो हमने प्रोग्राम में लिखा c a + b, तो इसका इंटरमीडिएट कोड क्या होगा, इसका इंटरमीडिएट कोड होगा ऐड a, b, कि a और b को ऐड करो और रिजल्ट किसमें डाल दो, a में, अभी a में। उसके बाद हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को c में मूव कर, तो जो आप प्रोग्राम लिखते हो उसकी पहले इंटरमीडिएट कोड बनाया जाता है उसको रन करने के लिए, उसके साथ लाइब्रेरी फाइल जुड़ती है, लिंकिंग होती है, एंड फाइनली मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। ये है मेरा वो मशीन कोड जो रन होगा। तो इसके लिए मेन रोल किसका था, कंपाइलर का। कंपाइलर ने कन्वर्ट किया आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर उतनी देर समझेगा नहीं, समझ रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हमने इसलिए बनाई ताकि हमारे लिए लिखना आसान है, बोलना आसान है। अब आप क्या कहते हैं जब आप किसी से बात करते हैं कि अगर मेरे पास 500 से ज्यादा रुपए हुए तो मैं ये पिज्जा ऑर्डर करूंगा, तो वही कंडीशन हम प्रोग्राम में ऐसे लिखते हैं, इफ कैश इज ग्रेटर देन 500 सी आउट पिज्जा या प्रिंटफ पिज्जा, राइट। तो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज के बहुत क्लोज है जो हम बोल पाते हैं। दैट इज व्हाई वी राइट प्रोग्राम ओनली इन हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नाउ लेट अस सी आफ्टर दिस कि प्रोग्राम में कौन कौन से तरह के एरर आ सकते हैं। एक्चुअली सी, जितना ज्यादा आप प्रोग्राम करते जाओगे, जितनी ज्यादा आप कंप्यूटर में बैठ के प्रोग्रामिंग करोगे, उतनी ज्यादा आपको ये चीज में एक्सपर्टीज हो जाएगी कि पर्टिकुलर एरर क्यों आया है। अभी शुरू में दिक्कत आएगा आप लोगों को, आपको समझ नहीं आएगा कि ये एरर क्यों आया या किस लाइन पे आया। कभी कंपाइलर भी गलत इंस्ट्रक्शन देता है, कंपाइलर क्या बोलता है 4th लाइन पे एरर है, एक्चुअली 6th लाइन पे होता है। तो आपको लाइन बाय लाइन को कोड को ट्रेस करना पड़ता है कि कहाँ पे एरर। तो कौन कौन से तरह के एरर्स हो सकते हैं प्रोग्राम में। तो पहले तरह का एरर हो सकता है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। और कौन सा एरर होता है, लॉजिकल एरर, और बताइए, हाँ, रन टाइम एरर, और कौन सा एरर, लिंकर एरर। ये 4 तरह के एरर एक प्रोग्राम में हो सकते हैं। हम एग्जांपल देखेंगे सबके साथ। सिंटैक्स एरर, जब आप सिंटैक्स में प्रॉब्लम करते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिमिलरली इंग्लिश इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें मैं लिखता हूं हेलो हाउ आर यू, तो क्या ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है? नो, जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं डालता। क्वेश्चन मार्क नहीं डाला इसका मतलब है मैंने इंग्लिश का सिंटैक्स फॉलो नहीं किया। सिमिलरली जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक सी का प्रोग्राम लिखते हैं और अगर मैं सी के प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम क्या कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जब सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो लाइन के लास्ट में एक सेमीकोलन लगेगा। सेमीकोलन इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर ऑपरेटर। तो ये एक सिंटैक्स है कि मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे चेक करना है कि ए बी से बड़ा है या नहीं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसको ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो ये एक सिंटैक्स है। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं डालता या यहाँ डालता तो कंपाइलर यहाँ पे सिंटैक्स एरर देना शुरू कर देगा। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम रूल को यूज करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं तो सही है, अगर हम कुछ रूल मिस कर देते हैं, कुछ रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे पास कौन सा एरर आता है, सिंटैक्स। और कंपाइलर सिंटैक्स एरर को पकड़ पाएगा, बताएगा कि ये एरर है।
बट दूसरी प्रॉब्लम जो है लॉजिकल एरर, ये कंपाइलर कभी आपको बताएगा नहीं कि एरर आया, बट पता कैसे चलेगा लॉजिकल एरर है, आपकी आउटपुट गलत है। लाइक सपोज मुझे पता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको याद होगा आपने 10th क्लास में यूज किया। पर अगर मैं बी स्क्वायर Yes, sir. माइनस 4ac की जगह प्लस 4ac लिख दूं तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर मुझे गलत रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कंप्यूटर यहाँ पे एरर नहीं देगा, कंप्यूटर यहाँ पे एरर नहीं देगा क्योंकि आपने सिंटैक्स एरर नहीं किया, आपने कौन सा एरर किया, आपके लॉजिक में प्रॉब्लम थी, आपके फॉर्मूला में प्रॉब्लम थी। इसमें कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा, सही एक आउटपुट देगा, बट दैट वैल्यू विल बी इनकरेक्ट। मान लो आपने फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, पर आपने वो फॉर्मूला नहीं कोई और फॉर्मूला यूज कर लिया, तो वो सही रिजल्ट तो ना देगा। आपको पता है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है उसकी, यस और नो? या मैं आप सिंपली यूज करते थे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी डिवाइडेड बाय 100, यस और नो? प्रिंसिपल रेट टाइम। पर अगर मैं यहाँ Yes, पे sir. नेगेटिव कर दूं या डिवाइड की जगह प्लस कर दूं तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है, कंप्यूटर उसको मल्टीप्लाई करेगा 100 से ऐड करके रिजल्ट दे देगा, पर आपकी वैल्यू गलत आएगी, आपका आंसर गलत होगा। इस तरह के एरर को क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। Logical. एक और कैटेगरी है एरर की रन टाइम एरर, ऐसा एरर जो रन होने के बाद आता है। देखो जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक टाइम, स्टैटिक एनवायरनमेंट बेसिकली। बट वंस यू रन दी प्रोग्राम, एक बार आपने प्रोग्राम रन कर दिया, रन होने के बाद एरर आता है तो क्या कहते हैं? रन टाइम एरर। जैसे सपोज मैंने लिखा c इज इक्वल टू, मैंने कोई वैल्यू लिखी c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, अब a और b डिवाइड होंगे और वैल्यू किसमें जाएगी? c में। बट व्हाट इफ मैं b को 0 वैल्यू दे दूं? तो वी ऑल नो डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। डिवाइड बाय 0 इज वैल्यू इज कॉल्ड इंफिनिटी, यस और नो? तो Yes, sir. डिवाइड बाय 0 ये एक एग्जांपल है किसकी? रन टाइम एरर की। या एक और एग्जांपल लेते हैं, आने वाले टाइम में आप देखेंगे मैं एरे यूज करूंगा, इसको एरे कहते हैं। एक एरे जिसमें कितनी वैल्यू डाल सकते हैं? 10। एक एरे जिसमें कितनी वैल्यू डाल सकते हैं? 10। पर अगर मैं 10 से ज्यादा वैल्यू डालूं तो ये अगेन कौन सी एरर है? तो आपको एग्जांपल याद रखनी है, डिवाइड बाय 0 इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर रन टाइम एरर। अब ये रन टाइम एरर कैसे होगा? क्योंकि मैं b को वैल्यू दूंगा रन टाइम पे जाके, मैं b को कुछ भी वैल्यू दे सकता हूं, 10 20, सपोज मैंने दे दिया यहाँ 20, यहाँ दे दिया 10, तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, यस और नो? बट मान लो रन होने टाइम पे मैंने इसको 0 वैल्यू दे दी, अब कंपाइलर सोचेगा कि मैं कैसे करूं, 0 डिवाइड बाय 0 इज अ इलीगल ऑपरेशन, यस और नो? ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? रन टाइम एरर, जो रन होने के बाद आया। इसमें दो कैटेगरी है, वन इज डिवाइड बाय 0 एरर एंड वन इज मेमोरी ओवरफ्लो। मेमोरी भर गई है पर आपने फिर भी उसमें डाटा डाला, मेमोरी 10 वैल्यूज डाल सकते थे, आपने 15 डाल दी। आपके बाथरूम में एक बकेट है, फुल है पानी से भरी हुई, आप उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो। सिमिलरली ये दो कैटेगरीज हैं जिसको हम रन टाइम एरर में डालते हैं। और चौथी एरर है लिंकर एरर। आपको मैंने अभी बताया था लिंकिंग करते हैं प्रोग्राम की, किसके साथ? किसके साथ? लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। लाइब्रेरी फाइल। क्योंकि हमने देखा होगा कि ऑल ऑफ यू राइट दिस प्रोग्राम लिखते हैं void main, ऐसा हो? तो उसको पता है मेन को मुझे हेडर फाइल से लिंक करना है, पर गलती से अगर मैं मेन की बजाय मेड लिख दूं तो प्रोग्राम चलेगा क्या? No, sir. नहीं चलेगा, क्योंकि वो मेन उसको मिलेगा ही नहीं, वो लिंक कर ही नहीं पाएगा हेडर फाइल के साथ। तो जब आप अभी लिख के देखना इस चीज को, जब आप void main लिखेंगे तो वो कौन सी एरर देगा? चलो कैटेगरीज क्लियर है? एनी डाउट्स? No. एनी डाउट्स? हेलो जी, एनी डाउट्स? लिंकर The syntax error ਦੱਸਿਓ। जी, सिंटैक्स एरर बेसिकली देखो, आप देखते हैं, आपने हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, बहुत सारी प्रोग्रामिंग, बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं। जब आप हाँ जी। किसी लैंग्वेज का रूल ब्रेक करते हैं, हाँ जैसे जी। मैंने आपको बोला, आप लिखते हैं हाउ आर यू,
और आपने पीछे क्वेश्चन मार्क साइन नहीं लगाया, तो ये इंग्लिश स्टेटमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट इनवैलिड होगा। हाँ जी, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको क्वेश्चन मार्क डालता हूं तो इसका सिंटैक्स ओके है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को में अंदर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। अगर उस प्री डिफाइंड फॉर्मेट को हम यूज नहीं करते तो उस केस में मेरे पास क्या आएगा? सिंटैक्स। सिंटैक्स। सिंटैक्स में प्रॉब्लम है, आपके लिखने में प्रॉब्लम है। लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम चल गया तो लॉजिकल एरर, पर वो गलत आउटपुट देगा, ये मैंने आपको पहले बताया। हाँ जी, और अगर मैंने गलती से डिवीजन में जो नीचे वाली वैल्यू 0 दे दी या मेमोरी भर गया, मेमोरी ओवरफ्लो हो गया, इस तरह के एरर को हम रन टाइम एरर कहते हैं। और अगर लिंक ना कर पाए, जिसमें मैंने आपको बताया वॉइड मेन लिखेंगे तो उसको मेन मिलेगा ही नहीं कि मेन लिख दिया आपने गलती से, तो वो लिंक नहीं कर पाएगा हेडर फाइल्स। इस तरह के केस में यू विल गेट एरर रिकॉर्ड। इजी है ये। इसके बाद आप लोगों ने डेटा टाइप पढ़े होंगे। यस, ये जल्दी जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं ताकि आप लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर सको लिखने। विनोद मिल गया, विनोद मिल गया। तो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं अलग अलग। कौन कौन से हैं? इंट, कैट, फ्लोट और डबल और बुलियन बुलियन बूल डेटा टाइप है, और लॉन्ग यस सर, एंड लॉन्ग डबल। यस सर। अब ये डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बिकॉज प्रोग्राम करते टाइम इनकी जरूरत पड़ेगी। एंड डेटा टाइप, जैसे आप देखिए डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ती है? आप डेली लाइफ में अलग अलग तरह का डेटा हैंडल करते हैं। आपका फोन नंबर न्यूमेरिक में है, आपका नेम कैरेक्टर्स में है, बट आप मार्केट से कुछ बाय करना चाहते हैं और कहते हैं कि 60 रुपए 50 पैसे, तो ऐसी वैल्यू डेसिमल में है। अलग अलग तरह का डेटा हैंडल करने के लिए हमारे पास अलग अलग डेटा है। जैसे इंट हम यूज करेंगे कब? जब मुझे न्यूमेरिक डेटा शुरू करना होगा। और इसकी रेंज क्या है? -3 to 768 से लेके +3 to 767। ये रेंजेस आपको याद रखनी है। इस रेंज का मतलब ये है इंटीजर छोटे से छोटा इतना नंबर शो कर सकता है, बड़े से बड़ा इतना नंबर शो कर सकता है। अगर मैं ए इंटीजर लेता हूं और उसमें वैल्यू डाल दूं 15,000 तो ये परफेक्टली फाइन है क्योंकि 15,000 वैल्यू मेरी रेंज में, मैंने इंट लिया था। बट अगर मैं इंट में 40,000 वैल्यू डालूं तो ये गलत है क्योंकि इंटीजर इससे बड़ी वैल्यू ले ही नहीं सकता। इससे बड़ी वैल्यूज लेनी है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? लॉन्ग। क्योंकि लॉन्ग बड़े नंबर्स के लिए, लॉन्ग डबल उससे बड़े नंबर्स के लिए। तो जब इंटीजर की कैपेसिटी छोटी है, अगर इंटीजर से बड़े नंबर शो करने हैं लॉन्ग लेना पड़ेगा। इसी तरह फ्लोट में मैं कुछ वैल्यू डालता हूं, उसकी भी अपनी रेंज है, जैसे 3.4 into 10 to the power 38 -38 से लेके 3.4 into 10 to the power 38। इससे छोटी से छोटी इतनी वैल्यू और बड़ी से बड़ी इतनी वैल्यू। अब इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? डबल लेना पड़ेगा। अब आपने, अगर मैं लिखता हूं मान लो int is equal to a is equal to 40,000, एरर आएगा इस केस में। ये क्लियर है? इंटीजर छोटी से छोटी इतनी वैल्यू लेगा और बड़ी से बड़ी यस सर। इतनी वैल्यू ले सकता है। इससे बड़ी वैल्यू में इंटीजर में नहीं डाल सकता, डालूंगा तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब मैं ए इंटीजर है 40,000 है, 40,000 से बड़ी वैल्यू है, अगर मुझे इसे स्टोर करना है प्रॉपर्ली तो क्या लिखना पड़ेगा? लॉन्ग इंट। आज मैं चाहता हूं आप रन करके देखो कि अगर आप इंट लेके 40,000 लेते हो तो क्या होता है। बता देता हूं क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया छोटी से छोटी वैल्यू उतनी है -3 to 768 और बड़ी से बड़ी कितनी? 3 to 767 और बीच में आता है एक 0। ये वैल्यू घूम के यहां चली जाती है। मैं 40,000 की बजाय ये वैल्यू लेता हूं 32769। अगेन इससे बड़ी वैल्यू है, कितनी बड़ी है? 2। तो आपको वो 2 इसमें ऐड करना है तो वैल्यू आएगी, यानी ये साइकिल है एक। अगर मैं इंटीजर ए में
1,00,000 वैल्यू ले लेता हूं तो क्या होगा? 32 तक जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, वापस 0 तक जाएगा। और आप चेक करिए, इसको ऐड कर लीजिए, कितना 65,000 कुछ वैल्यू जाती है। ऐसा लो 65,000 वैल्यू पे वापस Yes, 0 पे sir. आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, 65,000 में 32,000 ऐड करोगे, 98,000 समथिंग। Yes, sir. और उससे जितना आप ऊपर गए हो उतनी वैल्यू है। लॉजिक क्लियर हुआ है नहीं? लॉजिक क्लियर हुआ है? Yes, sir. रिपीट कर दो सर। I told you smallest value in the integer is this, large value is this. But अगर आप इंटीजर की कैपेसिटी से बड़ा वैल्यू वेरिएबल डालेंगे तो क्या होगा? इसकी नेक्स्ट वैल्यू ये होगी इंटीजर के केस में। अगर आप अगर मैं इसमें 3 2 7 6 8 डालता हूं तो मैं कितना एक गया ऊपर गया, एक ऊपर, तो वो एक आपको पीछे जाना पड़ेगा। ओके, अगर मान लो मैं 40,000 लेता हूं तो 40,000 कितना ऊपर गया है ना, इसके 7,000 कुछ वैल्यू, वो 7,000 कुछ वैल्यू इसमें ऐड करनी पड़ेगी, वो इतना उतना पीछे चला जाएगा माइनस में। इज इट क्लियर ना? Yes, sir. नाउ बिकॉज सी आप लोगों को एक बेसिक प्रोग्रामिंग बुक, कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे? लेटेस्ट चलिए, एक हमारे पास जनरल एक और होता है कैर। कैर मींस कैरेक्टर। जैसे आपका नाम कैरेक्टर्स में है, आपका ईमेल आईडी कैरेक्टर्स में है, कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन है। सपोज आपका नाम अजय है तो 4 कैरेक्टर हैं, AJAY। तो कैरेक्टर की बेसिकली रेंज क्या है? कैरेक्टर में हम बेसिकली बोलते हैं 0 से लेके 255, यानी टोटल हमारे पास 256 कैरेक्टर होते हैं टोटल कंप्यूटर में, जिसमें कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, 0 to 9, then less than, comma, full stop, question mark, hash, all the symbols. टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर होते हैं? 250. 256, जिसमें सब आएंगे, कैपिटल A टू कैपिटल Z आएगा, स्मॉल a टू स्मॉल z आएगा, 0 to 9 आएगा, और सारे सिंबल आएंगे, हैश, डॉलर, सारे सिंबल मिला के कंप्यूटर के 256 कैरेक्टर बनते हैं। और हर कैरेक्टर का अपना एक एस्काई कोड होता है। हर कैरेक्टर का अपना क्या होता है? एस्काई कोड। एस्काई का फुल नेम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्योंकि आपके कंप्यूटर्स के अंदर ए, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल ए, वो उसको बैकग्राउंड में उसका एस्काई कोड लेता है। बैकग्राउंड में ए का स्काई कोड है 65। ये कंफर्म है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली स्मॉल abc स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कैपिटल बी का स्काई कोड क्या होगा? 66, सी का 66, 67. इसी तरह स्मॉल बी का 98. इसमें इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली और है कि 0 का स्काई कोड क्या है? 48। इसी तरह 1 का 49, 2 का 50, 0 से 48 से लेके 57। ओके, 0 से लेके 9 का स्काई कोड। अब आप ध्यान दीजिए, कैपिटल ए में और स्मॉल ए में गैप कितना है? 32, right? Yes, sir. तो जब आपको कैपिटल से स्मॉल में आना है तो आपको 32 ऐड करने पड़ेंगे, और जब आपको स्मॉल से कैपिटल में जाना है तो 32 माइनस करने, सब्ट्रैक्ट। ऐसा क्लियर? आसान है ये याद रखना है। हर कैरेक्टर का अपना एक स्काई कोड होता है जिसमें कंफर्म्ड है, ये याद रखना है कि कोई फिक्स वैल्यूज है। ए का कैपिटल ए का 65, स्मॉल ए का 97, एंड बाकी कैरेक्टर का अपना अपना है क्वेश्चन, क्योंकि आप देखो 256 कैरेक्टर हैं, आप सबका स्काई कोड याद नहीं कर सकते। अब याद कर सकते हो फिर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी, बट कुछ बेसिक हम याद रख लेते हैं। जैसे कैपिटल ए 65 से स्टार्ट होती है, स्मॉल 97 से स्टार्ट होती है। इसी तरह 0 से लेके 9 जो डिजिट्स हैं उनका स्काई कोड 48 से 57। आप ये मत सोचना 0 से 9 डिजिट्स हैं तो ये कैरेक्टर कैसे है, वो कैरेक्टर्स भी हैं। यानी अगर मैं एक कैरेक्टर लेता हूं, कैरेक्टर ए, तो उसमें मैं 9 डाल सकता हूं, बट फर्क ये होगा जब मैं 9 डालूंगा
तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये एक कैरेक्टर है। अब देखिए जब आप इंट में वैल्यू डालते हैं तो आप ये लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 10, हाँ, पर जब मैं कैर में वैल्यू डालूंगा तो ऐसे लिखूंगा कैर a इज इक्वल टू z, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये सिंटैक्स का फर्क है। अब आप बोल रहे थे सिंटैक्स एरर क्या है, मैंने नहीं लगाया तो सिंटैक्स एरर होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद डेटा टाइप की हमने बात करी, एक इसके साइजेस भी होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, इंट कितने बाइट लेता है, कैर कितने बाइट लेता है, उसका एक टेबल है डेटा टाइप का, हमने शेयर किया है। टेबल को जरूर देखें। तो हर डेटा टाइप अपना साइज है, इंट 2 बाइट है, कैर 1 बाइट है, 2 का 4 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, 1 बाइट है, देन लॉन्ग डबल का 10 बाइट है। बूल डेटा टाइप जो है आपने देखा, बूल बेसिकली डेटा टाइप में यूज करते हैं जब हमें वैल्यूज येस और नो, ट्रू और फॉल्स ऐसी वैल्यूज जो करनी हो तब हम बूल लेते हैं। पर ध्यान देना है बूल डेटा टाइप सब कंपाइलर में नहीं चल रहा है। अगर आप टर्बो कंपाइलर यूज करेंगे जो आपके यहाँ पे है, आप कंप्यूटर में यूज करेंगे तो यहाँ बूल डेटा टाइप नहीं चलेगा, क्योंकि टर्बो में बूल डेटा टाइप सपोर्टेड ही नहीं। अगर आप कोड ब्लॉक्स यूज करेंगे या और कोई कंपाइलर यूज करेंगे तो वहाँ बूल डेटा टाइप चलेगा। ओके, बाकी इसकी इतनी ज्यादा इमरजेंसी इसलिए नहीं होती बिकॉज हम कैरेक्टर से भी इसका काम चला सकते हैं। ओके, बट बूल में 2 ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू और फॉल्स, यस और नो। No. चलिए अब हम देखते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम अगर हम लिखें कि एक सी का एक छोटा सा प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम हम जो लिखते हैं उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। और सी प्रोग्राम का जो कंपाइलर यूज करते हैं, इसकी डेस्कटॉप पे जो स्क्रीन है इसको हम क्या कहते हैं? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फुल नेम इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर सारे कंपोनेंट इंटीग्रेटेड हैं और जिसके अंदर है कि आप उसकी कुछ भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह अलग अलग आईडीज हैं जो किसी भी चीज का, किसी भी कंपाइलर को आप यूज करते हैं, जो उसकी फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट स्क्रीन होती है जहां पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, ऊपर मेन्यू बार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका आईडी। हर लैंग्वेज का अपना अपना आईडी है, जावा का अपना आईडी है, सी प्लस का अपना आईडी है, पाइथन का अपना आईडी है। ना अगर हम एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम लिखें, सी का छोटा सा एक सैंपल प्रोग्राम, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वी हैव टू इंक्लूड आवर 2 हेडर फाइल्स। तो हैश इंक्लूड कौन सी? stdio.h and conio.h. include conio.h. ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं? हमारे हेडर फाइल्स Header file. और ऑल्सो लाइब्रेरी फाइल्स। ओके, हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल। फुल नेम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, Standard input output. एंड conio is console input output. What is your console? output screen. Output screen. Okay, we can see it. इसके बाद what we do, we write a void main. Yes or no? Yes, And sir. then Yes, sir. these are the 2 braces into which I have to write my code. And code में suppose मैंने simply ये लिख दिया printf hello. I hope printf statement आप लोगों ने पढ़ लिया इन लोगों ने। तो ये मेरे हेडर फाइल्स है और ये मेरा मेन फंक्शन है, मेरा मेन ब्लॉक जिसके अंदर मैं सारा प्रोग्राम लिखूंगा। ओके, void क्या है इसका मतलब? मेन के साथ एक टर्म लगी है void, क्या मतलब है इसका? रिटर्न नहीं करेगा
void means basically empty. nothing. empty you can say nothing. तो main यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने void लिखा है. अगर मैं void की जगह यहाँ लिख देता int, तो इसका मतलब है main एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. पर जब main कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो मैं क्या लिखूंगा? void. उसके बाद मुझे एक सिंटैक्स कुछ भी लिखना पड़ता है. सपोज मैंने लिखा printf. printf एक ऐसा फंक्शन है. अब printf आपको इन हेडर फाइल की इंपॉर्टेंस पता है क्यों लगाई? एनीवन? प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करने के लिए. प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करने के लिए. बिकॉज अगर मैं printf यूज करता हूं और मैं stdio.h ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं करता तो क्या printf फंक्शन चलेगा? No, sir. No, sir. नो सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. printf की सारी जो सिंटैक्स है, printf का जो मीनिंग है वो किसके अंदर डिफाइंड है? stdio.h को खोल भी सकते हैं. अगर आपको पॉइंटर वहां पे लेके जाए, कंट्रोल F1 प्रेस करें तो आपको दिखाएगा के अंदर stdio.h के अंदर printf नाम का फंक्शन है. printf फंक्शन को हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक हम ये हेडर फाइल नहीं लगाएं. इसी तरह आपने एक और फंक्शन सुना होगा, क्लियर स्क्रीन. सुना है नहीं? Yes, ये स्क्रीन sir. को क्लियर करता है. अब ये किस हेडर फाइल का फंक्शन है? ये conny.h. conny.h. जब आप conny.h नहीं लगाएंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन नहीं चलेगा. तो हेडर फाइल्स के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है. अगर मैं इनको लगाता हूं तो उनकी पावर को मैं यूज कर सकता हूं प्रोग्राम में. जैसे एग्जांपल, मैंने तीसरी हेडर फाइल लगा ली math.h और मेरे पास एक वेरिएबल है x. तो मैं x और y दो वेरिएबल हैं, तो मैं लिख सकता हूं y is equal to sin of x. अब sin, cos, log, स्क्वायर रूट ये सारे मैथ्स के फंक्शन हैं. ये किसके अंदर डिफाइंड है? math.h. math.h के अंदर. math.h लगाएंगे तो ये फंक्शन यूज कर सकते हैं. sin, cos, tan कुछ भी यूज कर सकते हैं. log to the base 10. ओके, एनी मैथमेटिकल फंक्शन, स्क्वायर रूट, पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट. ये पावर करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे y is equal to power या स्क्वायर ऑफ x, 2. तो मतलब x की पावर 2 कर POW सपोज पावर फंक्शन. तो इस तरह मैथमेटिकल की फंक्शन यूज करने हैं. तो मुझे ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं. दो बेसिक तो आप यूज करोगे हर प्रोग्राम में, stdio.h और conny.h. इसी तरह मैथ के फंक्शन यूज करने हैं तो math.h. और अगर मुझे सपोज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सी की यूज करनी है तो मैं लिखूंगा stdlib.h. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. इसके अपने कुछ फंक्शन है. आप चाहते हो प्रोग्राम चलते चलते अपने आप बंद हो जाए, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज कर सकता हूं exit. अब exit फंक्शन किसका मेंबर है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का. इसी तरह हमारे पास और लाइब्रेरीज हैं, dos.h. ओके, इसके अपने फंक्शन है. आप डिले ऐड करना चाहते हो, आप अपने प्रोग्राम में साउंड ऐड करना चाहते हो, या आप अपने प्रोग्राम में सपोज एक और हेडर फाइल है हमारे पास graphics.h. मान लो मैं अपने प्रोग्राम में एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ या एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ या कुछ शेप बना के उसमें कलर फिल करना चाहता हूँ. तो ऐसे ऑपरेशंस के लिए मेरे पास कौन सी हेडर फाइल्स हैं? तो हर हेडर फाइल का अपना एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शन इसके अंदर होते हैं, जिसको यूज करके हम उसकी पावर को यूज कर सकते हैं. ओके, इजी है ये. और प्रोग्राम के अंदर सपोज आई से लेट अस सी नाउ द यूजेज ऑफ printf एंड scanf. अब हमने देखा है कि मेरे प्रोग्राम में सपोज मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं, void main x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है. और मैं लिखता हूं printf %d. I hope you know this. %d is for integers, Yes. %c is for characters, %f is for floats. Float. Right? तो %d, comma x plus y. तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो x और y की एडिशन को प्रिंट करेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू क्या होगी? एक इंटीजर वैल्यू. That is why we have written this. Now tell me one thing. Suppose x is 10. Printf
x क्या ऊपर आएगी? एक्स प्रिंट होएगा। हाँ x आएगा x आएगा Zero. एग्जैक्टली x आएगी सर आप डबल कोट्स के अंदर जो भी लिख देंगे वो ऐसा आउटपुट पे आ रहा है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखता %dx तो फिर आती है x की वैल्यू आएगा। x की वैल्यू 10 आएगा यस नाउ सपोज x की कोई वैल्यू ही नहीं है तो अब क्या होगा? एक्स क्या एरर देगा तो पहले एरर सर एक्स आएगा ना। कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। इस केस में x एक ऐसा ही रैंडम वैल्यू डिस्प्ले कर देगा 2 3 8 0 ऐसे कोई रैंडम वैल्यू। इस वैल्यू को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। ओके अगर आप वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते और उसको यूज करते हैं तो वो उसकी गार्बेज वैल्यू देगा। ये आने वाले टाइम में आपको बताएंगे क्यों, क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे स्टोरेज क्लासेस आने वाले टाइम में तब आपको पता चलेगा। बट हाँ अगर इस इंट x को मैं लिख दूं स्टैटिक इंट x, अब ये गार्बेज वैल्यू नहीं देगा, ये वैल्यू देगा 0 क्योंकि नॉर्मल इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज और स्टैटिक वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अगर आप स्टैटिक इंट x लिखेंगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 देगा और अगर आप सिंपल इंट x लिखेंगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी? गार्बेज वैल्यू एनी रैंडम वैल्यू फॉर्म जो मेमोरी में कोई वैल्यू पड़ी है उठा लेगा वो x। इज इट क्लियर? अब यहां पे दो चीजें हैं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं int a is equal to 10 and b is equal to 20, int c एक तीसरा वेरिएबल c is equal to a plus b and printf c, printf %d c, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा भाई? 30 30 राइट? बट एक चीज समझने वाली है, जितनी बार रन करूंगा उतनी बार आंसर क्या आएगा? 30 क्यों? 30 क्यों? Yes, sir. ये क्योंकि मैंने a और b को कौन सी वैल्यूज दी हैं? स्टैटिक वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज। जितनी बार भी रन करूंगा सेम आंसर आएगा। ओके और अगर मैं a और b को वैल्यू ना दूं और फिर ऐड करूं तो क्या होगा? गार्बेज वैल्यू। हाँ बिल्कुल, देखो ना a और b को वैल्यू नहीं देते तो गार्बेज वैल्यू देता है। गार्बेज प्लस गार्बेज इज अगेन गार्बेज, तो सी की आंसर इसमें गार्बेज आएगी। अगर मैं a इक्वल टू 10 लेता हूं, नया मार्कर नहीं चलेगा। सपोज आई से a इज इक्वल टू 10 एंड a में वैल्यू है b में वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? अगेन गार्बेज, 10 बिकॉज plus, 10 प्लस गार्बेज इज अगेन गार्बेज। एक गार्बेज वैल्यू है। Yes, sir. इस केस में फिर वापस गार्बेज वैल्यू देनी है। और अगर मैं चाहता हूं कि a को वैल्यूज यहां नहीं देनी है, रन टाइम पे देनी है, तो आप देखिए मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मुझे रन टाइम पे a और b को वैल्यूज देनी है, तो मैं क्या करूंगा? दो वैल्यू ले लूंगा, तीन वेरिएबल लूंगा a b c और क्या स्टेटमेंट यूज करूंगा? स्कैनफ। अब स्कैनफ में मुझे दो वैल्यू देनी है, तो दोनों का स्पेसिफायर देना पड़ेगा, a की वैल्यू b की वैल्यू, और मैंने c यूज किया a और b की डिवीजन के लिए, और यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया c को। अब आप बताइए, अगर मैं a को 10 देता हूं, b को 2 देता हूं, 10 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? 5। और अगर मैं 10 देता Yes, हूं, यहां पे 0 देता हूं, रन टाइम है। एग्जैक्टली यही मैं चाहता था आप लोग बोले, रन टाइम एरर। क्योंकि ये है रन टाइम एरर। आपने रन टाइम पे a को 10 दे दिया, b को 0 दे दिया, अब वो डिवाइड नहीं कर पाएगा इसको। और आप प्रोग्राम के लास्ट में एक फंक्शन यूज करते हैं, गेट getch। क्या काम है इसका? रिजल्ट थिंकिंग भी होने देता, स्क्रीन होल्ड करके आप रखो इसको स्क्रीन होल्ड करके रखो। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैं इसको यूज नहीं करूंगा ना तो प्रोग्राम आउटपुट दिखाएगा पर मुझे नजर नहीं आएगी। ब्लिंक हो जाएगी सर हाँ ब्लिंक हो जाएगी। पर अगर मैं getch यूज करता हूं तो वहां पे वो पॉज लेगा एक। यस getch का फुल मतलब होता है गेट कैरेक्टर।
अच्छा ओके तो एग्जैक्टली आपने सही बोला कि आप इसको यूज करते हैं। अभी तक आपने इसको इसीलिए यूज किया है कि प्रोग्राम के लास्ट में स्क्रीन को वो सारा करेगा, सी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, रुक जाएगा, फिर आप एंटर प्रेस करोगे तो फिर वो बाहर आएगा। अदरवाइज आप गेट सीएच नहीं लगाओगे तो वो सीधा बाहर आ जाएगा, आपको आउटपुट नजर नहीं आएगी। बट एग्जैक्टली इसका सही यूज यही है क्या? इसका सही यूज ये है, मान लो मैं कैरेक्टर लेता हूं सी एच और लिखता हूं सी एच इक्वल टू गेट सी एच, सी आउट सी एच, और सॉरी प्रिंट एफ, आप सी पढ़ रहे हैं तो प्रिंट एफ परसेंट सी सी एच। इसका सही यूज ये है, आप कुछ भी कैरेक्टर लेंगे वो गेट होगा किसमें जाएगा? CH CH में, और CH को आप प्रिंट कर सकते हैं। पर इस तरह के दो फंक्शन हैं, गेट CH और गेट CHE। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों कैरेक्टर गेट करते हैं ऐसे ही, बट अगर मैं सेम प्रोग्राम ऐसे लिखूं, यहां पे कैरेक्टर इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर CHE लिखूं तो क्या डिफरेंस आएगा? यहां जो आप देखिए इसमें E एक्स्ट्रा है, इस E का मतलब है एको, एको का मतलब है डिस्प्ले। इसमें जो कैरेक्टर गेट होगा वो गेट तो होगा बट डिस्प्ले नहीं होगा। इसमें जो कैरेक्टर गेट होगा वो गेट भी होगा और डिस्प्ले भी होगा। इसके लिए आपको प्रिंटफ लगाने की जरूरत है। गेट क्लियर है? एक बार दोबारा बता दो। दोबारा समझा लो। गेट CH एंड गेट दोबारा CHE, बताना। गेट CH एंड गेट CHE दोनों कॉर्नियो के फंक्शंस हैं। अगर कॉर्नियो लगा हो तो यूज करो। E मींस एको, एको मींस डिस्प्ले। इसमें जो कैरेक्टर गेट होगा गेट CH में, वो सिर्फ गेट होगा, CH में जाएगा और मुझे डिस्प्ले के लिए लूप प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा। यानी गेट होगा बट डिस्प्ले नहीं होगा। बट अगर मैं ये लिखता हूं कैरेक्टर इज इक्वल टू गेट CHE, अगर मैं यहां गेट CHE लिख देता हूं तो फिर मुझे इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गेट भी होगा और डिस्प्ले प्रिंट भी डिस्प्ले भी होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब Yes. हाँ जी, और अगर गेट CH की जगह गेट CHE अगर लगा दे तो नीचे प्रिंट ऑफ लिखने की जरूरत पड़ेगी? जरूरत ही नहीं है। अब आप चलो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। आप देखिए इस चीज को, कैरेक्टर गेट कर लिया हाँ जी। और मैंने एक इंट x वेरिएबल ले लिया, उसमें लिख दिया x इज इक्वल टू इंट ऑफ कैर, सी आउट प्रिंटफ x। हाँ जी, आपने यहां पे दिया कैपिटल A, सपोज A का इसका क्या है? A का 97 हाँ, 65 वो x में जाएगा। x को डिस्प्ले करोगे तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम किसी भी कैरेक्टर का इसका कोड निकालना। कैरेक्टर गेट हुआ, उसको इंट में कन्वर्ट करके x में डाल दिया, x को डिस्प्ले कर दिया। इसका मतलब होता है कैरेक्टर को इंट में करना। इस चीज को कहते हैं क्या? पार्सिंग। इसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन, हाँ। टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। टाइप का एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, कैर को इंट में कन्वर्ट कर देना, इसी तरह इंट को कैर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आसान है। अगर उधर स्ट्रिंग CH लिया हो फिर नहीं, आप जो गेट होगा जो मर्जी हो, हमने उसकी इंट वैल्यू डिस्प्ले कर दी, वो स्काई करेगा उसका। मतलब कैसे कैरेक्टर कैसे वो गेट करेगा? हम ही उसे कीबोर्ड से की प्रेस आप कीबोर्ड से की प्रेस करोगे ना, गेट सीएच जब चलेगा ना वो आपसे की मांगेगा। आउटपुट स्क्रीन पे आप आउटपुट स्क्रीन पे जो भी की दोगे वो सीएच में चली जाएगी, और वही वो उसका इंट में कन्वर्ट करके उसका स्काई निकाल। इज इट इजी? गेट सीएच और गेट सीएच ई में डिफरेंस क्लियर है? हाँ जी। हेडर फाइल क्यों लगाते हैं ये क्लियर है? क्योंकि ये फंक्शंस तब तक गेट सीएच, कॉर्नियो, गेट सीएच, क्लियर स्क्रीन, ये कॉर्नियो के मेंबर्स हैं। प्रिंटफ, स्कैनफ, ये stdio के मेंबर्स हैं। जब तक आप उनको लगाएंगे नहीं तो वो उनको लिंक नहीं कर पाएगा, लिंक कर रहना जो हमने पढ़ा। और अगर मैं मेन की जगह मेन लिख देता हूँ, अब ये प्रोग्राम वो मेन को ढूंढेगा, मेन कहाँ है, मेन को कैसे लिंक करूँ हेडर फाइल के साथ, मेन तो मिला ही नहीं, तो लिंक कर देते। चलिए जी, अब लैब सेशन करते हैं। आप अपने अपने कंप्यूटर पे बैठ जाइए सब लोग। और सर जी हाँ, इसको कंपाइल करने के साथ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं।
वो बात नहीं, अब हमने कंपाइलर खोली है सब लोग, और ये स्क्रीन पे जो ब्लू कलर की स्क्रीन दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? आईडीई। आईडीई। और जिनकी स्मॉल स्क्रीन हुई है, अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, कीबोर्ड से F5। आईडीई, ठीक है? आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। अंगस हट जाओ। सही रही आप इसके। हेलो सर। अच्छा जी, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको इरेज कर दो। बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन, बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन, न्यू। F5 करके फुल स्क्रीन कर लें। F5 करके फुल स्क्रीन हो गया सबका? I suppose you can see the blue screen. पहले कीबोर्ड देखो कौन सी कहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इसकी भी थोड़ी दिक्कत है। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। आप स्क्रीन के टॉप पे देखिए एक मेन्यू है, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट। इनको हम आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके सारे ऑप्शन देखते जाएंगे कि कैसे स्क्रीन विजिबल है। आप ध्यान से देखिए, आपके सर क्लियर आवाज नहीं आ रही स्क्रीन पे लिखा है नो नेम। सर आवाज क्लियर नहीं है। सर mm.2.cpp। हेलो सर। का मतलब कि अभी आपने प्रोग्राम को नाम नहीं दिया, और सीपीपी का मतलब है कि नोट फाइल आप यूज कर सकते हैं, करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, पीछे से डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। ये C++ से का है। आई थिंक सर हम लोग तो सुन ही नहीं रहे। सर ने माइक नहीं पहना है। माइक थोड़ी पहना जाता है। हाँ जी, जो आप कंटेंट हमने पढ़ा सबको क्लियर है एवरीवन? एवरीवन, am I audible? यस सर। Okay, okay, fine. सर नहीं हुआ सर। हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अब ऑडिबल है? यस सर। सर वीडियो भी चालू नहीं है। आपकी स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर आ गया। आ हाँ रहा है ना? सर। ब्लू कलर का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। और उस ब्लू कलर की स्क्रीन पे आप देखिए, सब लोग जो लैब में भी हैं, आप लोग पहले सबसे पहले फाइल में जाएंगे और फाइल के अंदर न्यू में जाएंगे एक नया प्रोग्राम लिखने के लिए। ओके, यस सर। और इसको सेव कर लेंगे। सेव में फाइल में ऑप्शन है सेव एज। सेव एज में जाके कुछ भी नाम रख लेंगे। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ माय फर्स्ट प्रोग्राम, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ नाम रखिए माय फर्स्ट प्रोग्राम। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट इज रिटन ओवर देयर माय फर्स्ट डॉट सीपीपी, C++ फाइल। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हमारी मेन हेडर फाइल्स इंक्लूड stdio.h। ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਦੇ ਆ Is it visible? सिगरेट। Yes, sir. Yes, sir. Now, यस सर। next header file we will add conio.h, right? So these are the two header file we have included. Now similarly, void main, and void main शुरू करते ही I will open a bracket and at the end I will close the bracket, and इसके अंदर मुझे सारा कोड लिखना है। Okay, so let us see. I say int x is equal to 10, या सपोज जो सिंपल printf स्टेटमेंट है मेरा, printf अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. के अंदर I have simply written a message hello,
तो इसको रन करने के लिए मैं रन मेन्यू में जाऊंगा और रन करूंगा, बट आप देखिए रन करके मुझे आउटपुट नहीं दिखा। यस और नो? Yes, sir. बट अगर मैं Alt F5 प्रेस करूंगा तो मुझे दिखेगा। रिपीट करा। आई रिपीट है। अब ये प्रोग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मैं एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया और मैंने एक हेलो डिस्प्ले किया, पर जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे हेलो आउटपुट पे नहीं दिखेगा। पर अगर मैं देखना चाहता हूं तो एक तरीका है कि मैं यहाँ क्या लगा लूं, गेट सी एच, और दूसरा तरीका है आप Alt F5 प्रेस करके भी देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आया था। इज इट क्लियर Yes, sir. एवरीवन? yes, sir. नाउ Yes, sir. okay. Suppose I take some variables here. Int a is equal to 10, and I say print a तो क्या आंसर आएगा? सिर्फ ए होगा। ए आएगा। A. बिल्कुल सही, इसका आंसर आएगा ए, ए। राइट? यस सर। Yes, sir. बट अगर मैं यहाँ पे Percentage D. हाँ जी, अब क्या आएगा? वैल्यू ऑफ ए। Value of A 10. वैल्यू ऑफ Value of ए, A, राइट? 10. बट आप देखिए मैंने स्क्रीन पे ए को वैल्यू नहीं दी, तो क्या आएगा? गार्बेज वैल्यू। Garbage value. Garbage value. Check, Garbage. Yes, sir. check. Any random value, 2862. right? Is it clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. आपको मैंने एक चीज Yes, बताई sir. थी, अगर मैं यहाँ लिखूं अब क्या आएगा? 0 Zero. 0। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. और आप स्क्रीन पे और देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनकी सबसे बड़ी वैल्यू ये है, राइट? Yes, sir. सही आ रहा है स्क्रीन पे? यस Yes, sir. यस सर। बट मैं इससे Yes, sir. 3 वैल्यू बढ़ा देता हूँ, जो इंटीजर सपोर्ट नहीं करेगा तो ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी। Yes, sir. चेक करिए, सही है? Yes, sir. सही है. तो मैं नेगेटिव में चला गया हूँ। Please. ओके, नाउ प्लीज होल्ड। Okay, now let us see. So I take some value, int a is 10, b is 20, and I take a third variable, int c. So I write c is equal to a plus b, and c out c. हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 30। 30 exactly. Oh sorry, statement missing semicolon. देखिए मैंने semicolon नहीं लगाया तो syntax error आया वहाँ पे। 30? Yes, sir. इसको जितनी बार भी रन करूंगा क्या आएगा? 30. A and B is having Static. static values. Static values. अब मैंने A को वैल्यू दी बट B को नहीं दी, तो क्या आंसर आएगा? Garbage. Garbage. Exactly. Check. Right? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा हेडर फाइल, hash include Math.h. math.h. B is 20, and suppose I say C is equal to 10 of B. Let us check. चल रहा 10 function, but suppose I don't include math.h, तो 10 function चलेगा क्या? नहीं. Sir. एरर देगा। एरर क्या एरर देगा? मैं बताता हूँ एरर देगा, 10 function should have a prototype.
Yes, sir. क्या मतलब है कि tan फंक्शन का हेडर फाइल इसको नहीं मिला, क्योंकि मैंने हेडर फाइल को कमेंट बना दिया था, अगर आप देखिए तो। पर अगर मैं इसको कमेंट से हटा दूंगा तो tan फंक्शन अब चलेगा। Is it clear? Yes, sir. इसी तरह आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। हाँ देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हेडर फाइल को खोल सकते हैं। जैसे आपको कौन सी हेडर फाइल खोले बताइए? मैथ, तो मैथ के नीचे कर्सर लेके कंट्रोल F1, आप देखिए सारे फंक्शन है मैथ के, साइन, कॉस, टैन, फ्लोर, पावर, स्क्वायर रूट, सारे फंक्शन है। Yes, sir. इसी तरह स्टीडियो में जाइए या कॉनियो में जाइए, कंट्रोल F1, तो आपको सारे फंक्शन दिखाएगा। ये देखिए, ये फंक्शन है गेट सी एच ई, ये देखिए गेट सी एच ई, ये देखिए गेट सी एच। और अगर इसके अंदर जाएंगे ये बताएगा भी कि गेट सी एच फंक्शन करता क्या। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो आप हेडर फाइल के अंदर जाके उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और हेडर फाइल दिखाता हूँ। हैश इंक्लूड stdlib.h, ओके। इसके अंदर अपने फंक्शंस हैं, लेट अस चेक। अपने अपने फंक्शन है, हम चेक करते हैं। सपोज मैं चाहता हूं tan निकालने के बाद प्रिंट करने से पहले वो क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। तो tan निकालते ही वो डिस्प्ले नहीं करेगा, एग्जिट कर जाएगा। आपने देखा डिस्प्ले नहीं हुआ। Yes or no? Yes, sir. Exit function is for Yes, sir. forceful termination of the program। पर ये तभी चलेगा जब कौन सी हेडर फाइल लगी होगी? stdlib. stdlib। इसी तरह हमारे पास और हेडर फाइल्स हैं, जैसे dos.h। मैं इसका एक फंक्शन यूज करता हूं और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूं डिले, और यहाँ मुझे माइक्रो सेकंड में वैल्यू देनी पड़ेगी 1000। ये 1000 मिली सेकेंड है, यानी ए और बी, बी का tan निकलेगा, सी में जाएगा, और 1000 मिली सेकेंड की डिले के बाद आउटपुट आएगी। चेक करिए। Yes, देखा sir. आपने? और अगर मैं डिले नहीं यूज करता तो सीधा आउटपुट आ जाएगी। डिले बढ़ा दूंगा तो उतना लेट आएगा। सपोज मैं करता हूं 10,000, उतने मिली सेकेंड के बाद आउटपुट आएगी। आ गया? यस, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। इसके बाद गेट सी एच, और हमने वो पढ़ा था गेट सी एच और गेट सी एच ई। बेटा वो आप एक बार देख लें। ऑल्ट टी कट नाउ कैर सी एच एंड सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच। printf अभी मुझे कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, तो ऐसे %c, .ch गेट सी एच। अब कैरेक्टर गेट होगा पर डिस्प्ले होगा क्या? नहीं। नहीं। No, sir. ओके ओके, मैंने टी प्रेस किया तो वो गेट सी एच का ये वाला प्रिंटर दिखा रहा है मुझे। अगर मैं प्रिंटर नहीं लगाता तो क्या डिस्प्ले होगा? नहीं। नहीं। Oh. बट हाँ, इसका सोल्यूशन ये है, या तो प्रिंटर लगाओ या फिर Get CHE. CHE. अब जो गेट होगा वो डिस्प्ले भी होगा, राइट? Yes, sir. Yes. चलिए, इसके बाद अब हम ये करते हैं कि प्रिंटफ में कैरेक्टर की बजाय उसको टाइपकास्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा? ASCII वैल्यू। हाँ जी।
Yes, sir. देखिए ए का कोड 65, 65, स्मॉल ए का कोड 97 97. 2 हो गया ये। गेट सी एच ई में भी डिफरेंस क्लियर है अब आप लोगों को। Yes, और ये टाइप कास्टिंग भी देखा हमने, कुछ हेडर फाइल्स देखी है अलग अलग से। Yes, sir. यस हाँ जी ओके। इस तरह से अदर कॉन्सेप्ट्स सी गार्बेज का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। इंट का रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर है अब आप सब लोगों को। तो इंट कैन नॉट टेक सी आई सी इंट ए इज इक्वल टू 32767 ना, तो मैं कह रहा हूँ 790। Yes, sir. तो आपको पता है वो गलत नेगेटिव में आंसर देगा। सॉरी डिस्प्ले नहीं किया। हाँ जी देख रहे हैं। Yes, sir. पर Negative. इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे इंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? Long. अब प्रॉपर आंसर आएगा। सॉरी लॉन्ग हिंट नहीं लेना। हाँ एलडी लॉन्ग के लिए होता है परसेंट एलडी। ओके यस तो Yes, लॉन्ग sir. के अकेला लॉन्ग नहीं आएगा। नो लॉन्ग इंट नॉट इंट, इट इज लॉन्ग इंट and percent ld we use d for long end we use percent ld। ये रेड कलर में सर एफडी है। एक्चुअली ये कोडिंग कन्वेंशन इसलिए है आपको पता चले। आप देखिए अगर मैं इसको डबल कोर्स से स्टार्ट नहीं करता तो ये कलर कन्वेंशन चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ डबल कोर्स मिसिंग है। कलर कन्वेंशन होता है। आप सी यूज कर रहे होंगे बिकॉज हम जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं C++ का है, ये सी को भी सपोर्ट करता है। ओके अगर आप सिर्फ सी का कंपाइलर प्लेन सी का कंपाइलर यूज करें तो आप उसमें देखेंगे कि येलो और व्हाइट कलर का टेक्स्ट आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बाकी मैं लेवल स्टूडेंट्स को भी एक बार देखूं। नहीं चल रहा। Okay, students, that's it for today. You need to write all these programs on page, one-sided page, जिसमें सर आवाज नहीं आ रही। बेटा एक साइड लाइंस लगानी है आपने, लाइंस लगी होनी है चाहिए वो वाली शीट्स पे। आप लिख लो इसको, ट्राई करो अपने अपने शीट्स में। ओके मेरा आवाज अभी भी नहीं आ रही। बेटा अभी वी आर गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। ओके यस सर। आई होप आपने नोट कर लिया हो ये सब। अब आप फाइल बनाओ इसकी और इसको रन करके प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट लैब में हम इसके बाद करेंगे काम, ठीक है? ओके सर। ओके सर, thank थैंक यू। यस सर। ओके सर। या तो फिर हम सुपर इंटेलिजेंट है, सब कुछ